तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, है ना, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, वो हम लोगों ने देखा कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अच्छा, लॉ ऑफ इनर्शिया के 3 टाइप्स भी थे, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। याद रखना, एग्जाम में सिर्फ इसका डेफिनेशन लिखने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है, ठीक है, इसका कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं होता है, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ध्यान देना, हम लोग ये जाने थे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ो या लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ो, दोनों का मतलब सेम है ना। सिमिलरली सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन तभी आपको समझ में आएगा जब आप मोमेंटम समझोगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्या है वो है मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम। अगर आप मोमेंटम समझ जाओगे तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने में बिल्कुल कठिनाई, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले समझते हैं कि ये मोमेंटम होता क्या है ना। और इस मोमेंटम को समझने के लिए कुछ सिनेरियो देता हूं, है ना, कुछ एग्जांपल देता हूं ताकि आराम से समझ में आ जाए कि मोमेंटम होता क्या है। समझ में आ रहा है? यानी मोमेंटम को समझने के लिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लो कि ये गिलास है, ठीक है, ये विंडो का जो गिलास है ना, वो इतना ही मोटा गिलास है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक इतना बड़ा पत्थर है, ठीक है, एक इतना बड़ा पत्थर है, ठीक है, भारी है, लोहे का पत्थर है मान लो, ठीक है, वो लोहे का पत्थर है। और एक पत्थर जो है वो लोहे का ही है लेकिन थोड़ा छोटा है, ठीक है, एक बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है। अगर ध्यान देना, मैं दोनों केस की बात कर रहा हूं, ठीक है। जो बड़ा पत्थर है, अगर मैं हल्का सा उसको चलाकर यहां पे मार दूं तो पत्थर टूटेगा या शीशा? शीशा टूटेगा, श्योर, शीशा टूट जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं उसी स्पीड से उस छोटे पत्थर को मैं फेंक के मारूं उतने ही स्पीड से, क्या वो छोटा पत्थर क्या इस शीशे को तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा। बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? मेरी बात को ध्यान से समझना। मान लो कि एक बड़ा पत्थर है, एक बड़ा पत्थर है, ठीक है, मेरे सामने शीशा है ना, तो हल्का सा भी हम उस पर फेंक दिए, गिर गया तो शीशा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास छोटा पत्थर है ना, अगर उसके ऊपर गिर भी गया ना तो वो नहीं गिरेगा। समझ में आ रहा है? सॉरी, नहीं टूटेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? नहीं टूटेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे यह पता चल रहा है कि अगर मेरे पास बड़ा पत्थर है ना, अगर मेरे पास, ध्यान देना, अगर मेरे पास बिग स्टोन है, ठीक है, अगर मेरे पास बिग स्टोन है, ठीक है, तो बिग स्टोन होने के कारण क्या होगा? इसके पास मास ज्यादा होगा, है ना, क्या बोल सकते हैं? ग्रेटर मास। इसके पास क्या होगा? ज्यादा मास होगा, है ना, ग्रेटर बोलो या मोर बोलो या बिग बोलो, जो भी बोलना है बोलो, है ना, ज्यादा मास होगा। बात समझ में आ रहा है? ज्यादा मास होने के कारण क्या हो रहा है कि वो जो ग्लास है वो क्या हो जा रहा है? ब्रेक हो जा रहा है, टूट जा रहा है, ठीक है, ज्यादा मास होने के कारण। लेकिन जो स्मॉल स्टोन है उसके पास क्या होगा? लेस मास, है ना, लेसर मास होगा, मास कम है, इसलिए वो क्या कर पा रहा है? वो उस मिरर को, उस शीशे को नहीं तोड़ पा रहा है ना। तो इससे क्या पता चला कि अगर किसी का मास ज्यादा है, किसी का ज्यादा मास है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा, फोर्स भी क्या होगा? मोर, है ना। अगर किसी के पास मास कम है ना, तो उसके पास फोर्स भी क्या होगा? कम होगा, है ना। अब सिंपल सी बात है, कुछ इस तरीके से समझो कि अगर हाथी किसी चीज को धक्का देने की कोशिश कर रहा है ना, और एक बंदर किसी चीज को धक्का देने की कोशिश कर रहा है, तो हाथी और बंदर के मास में थोड़ा अगर तुलना की जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि हाथी का मास बंदर के मास से बहुत ज्यादा होगा,
है ना। तो अगर उनमें फोर्स लगाने की बात की जाए, चलो वो फोर्स लगाओ, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हाथी का फोर्स होगा वो ज्यादा होगा बंदर से। चलो बंदर भालू काटो, इंसान पे ही आते हैं, है ना। अगर एक छोटा बच्चा है ना, एक छोटा बच्चा है जो 5 साल का है ना, एक बड़ा बच्चा है जो 25 साल का है, समझ में आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 25 साल का है तो उसके पास मास ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि उसका बॉडी पूरा ग्रो कर गया होगा। और जो 5 साल का बच्चा होगा उसके बॉडी पूरी तरीके से ग्रो नहीं किया होगा, है ना, उसका मास कम होगा। अगर मैं तुलना करूं यहां पर 25 साल का बच्चा और 5 साल का बच्चा, तो ऑब्वियस सी बात है 25 साल के बच्चे का, बच्चा या वयस्क बोलो, एडल्ट बोलो, ठीक है, तो वो बच्चे का जो मास होगा वो ज्यादा होगा किसके मुकाबले, उस बच्चे जो 5 साल का बच्चा है। बात समझ आ रहा है। तो अगर वो फोर्स लगाना चाहेगा, दोनों के मुकाबले में देखें, दोनों फोर्स तो लगेगा, लेकिन जिसका साल 25 होगा, है ना, वो उसके पास फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, सिनेरियो समझ में आया। क्या पता चला, पता ये चला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अभी हम लोगों ने 2-3 एग्जांपल देख करके समझ लिया, है ना। इसी का वाइस वर्सा, अगर लेस मास है तो उसका फोर्स भी क्या होगा, लेस होगा। अब सिनेरियो समझो। ये तो पहला केस था जो कि आई थिंक तुम लोग समझ गए होगे, है ना, तुम लोग समझ गए होगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये बात हो गया, ठीक है, ये बात हम लोग समझ गए। अब क्या, अब बात ये कि मेरे पास छोटा ही वो पत्थर है, पत्थर छोटा ही है, ठीक है, और हमको शीशा फोड़ना ही है ना। ध्यान देना, मेरे पास पत्थर छोटा ही है और मुझे उस शीशे को फोड़ना ही है। तो तुम बताओ ऐसा क्या करें जिससे वो शीशा टूट जाए। हाँ, फोर्स से मारना होगा। तुम बताओ जी, तुमको क्या लगता है क्या करना चाहिए। हाँ, फोर्स, यहां पर फोर्स अगर ना लगाए, फोर्स की बात ही ना आए, फोर्स के अलावा कुछ बोलो, बताओ तुम। हाँ बोलो, 2-3 बार मारे तो, जोर से मारने का मतलब क्या है, हाई स्पीड से, हाई वेलोसिटी से, समझ में आ रहा है। यानी पत्थर, तुम लोग जो जोर बोल रहे हो ना वो फोर्स बोल रहे हो, लेकिन यहां फोर्स नहीं, यहां वेलोसिटी की बात होगी। यानी अगर उस पत्थर को बहुत तेजी से चला के मारे, तेजी से, तो तेजी से चलाने के कारण भी क्या होगा, वो जो कांच है, वो जो मिरर है, वो टूट जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो भलो उस ऑब्जेक्ट का जो मास था वो कमजोर था, कम था, है ना, लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी हाई है, ज्यादा है ना, वेलोसिटी हाई है बोलो या मोर बोलो, ज्यादा बोलो, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में उसका फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ध्यान देना उस शीशे को तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी, है ना। अब ज्यादा फोर्स या दो ही तरीके से आता है ना, ज्यादा फोर्स जो है वो दो ही तरीके से आएगा, या तो तुम्हारे पास ज्यादा मास होना चाहिए, या तो तुम्हारे पास हाई वेलोसिटी होनी चाहिए। एग्जांपल से, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। गोली ले लेते हैं, गोली, है ना, जो बंदूक के बुलेट जिसको बोलते हैं, है ना। बुलेट को अगर किसी को चला के मार देंगे मर जाएगा, हाँ, किसी को ऐसे चला के मार दे तो मर जाएगा, नहीं मरेगा, क्योंकि उसका मास बहुत कम है, मास बहुत कम है। लेकिन अगर वही को, उस बुलेट को अगर गन के अंदर डाल दिया जाए और शूट कर दिया जाए तो वो इंसान वहीं खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, या यहां भी आ सकते हो, शिफ्ट करो।
समझ में आया? तो बुलेट से क्या समझ में आ रहा है कि वो छोटा बुलेट का मास कम है, मास कम है। अगर मास के प्रेजेंस में देखा जाएगा तो वो ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा, लेकिन वही छोटा बुलेट अगर हाई वेलोसिटी से जाता है तो उसके पास फोर्स ज्यादा होने के कारण वो किसी इंसान को उसको डेथ करवा सकता है ना, मार सकता है। तो इससे क्या पता चला कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है किसी मास और किसी के वेलोसिटी पर, है ना। तो इससे क्या पता चला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एज वेल एज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, है ना। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है ना? एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। बात समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है ना? लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे मोमेंटम, हम लोग पढ़ रहे थे मोमेंटम, है ना। तो ये फोर्स को हटाकर ये जो फोर्स है ना, अगर हम लोग मोमेंटम का फॉर्मूला देखें तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है? अगर किसी का मोमेंटम निकालना है तुम्हें तो तुमको क्या करना होगा? मास को मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी से, वो उसका क्या निकल जाएगा? मोमेंटम निकल जाएगा। वो क्या निकल जाएगा? मोमेंटम। अब कुछ एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से समझो। तुम लोग जेवलिंग थ्रो जानते हो? जेवलिंग थ्रो नहीं जानते होगे, कुछ कुछ बच्चे जानते होगे जो गेम देखते हैं। जेवलिंग थ्रो देखना, ओलंपिक गेम खेलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गेम होता है, बहुत अच्छा गेम होता है। खो खो और कबड्डी और क्रिकेट ही मैच नहीं देखना चाहिए, हर तरह का मैच देखना चाहिए या गेम देखना समझना चाहिए। जेवलिंग थ्रो एक देखो, एक जेवलिंग जैसा है, यहाँ पर एक डंडा जैसा होता है लंबा सा, है ना, और उसको दौड़ करके फेंकना होता है ना। जो जितना दूर तक फेंक देगा वो जीत जाएगा। लेकिन तुम लोग ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना कि उस जैवलिंग थ्रो के लिए जो जैवलिंग होता है उसको फेंकने के लिए जो एथलीट होता है वो दौड़ता है पहले और उसके बाद फेंकता है, क्योंकि वो जानता है जीतने के लिए हमको लगाना पड़ेगा ज्यादा फोर्स, और ज्यादा फोर्स लगाएंगे तभी मेरा जैवलिंग जाएगा बहुत दूर। और अब वो जब 9th क्लास में था वो पर्सन, तो उसके टीचर मोमेंटम उसको पढ़ाए थे, तो उसको पता चल गया था कि ज्यादा फोर्स लाने के लिए हमको हाई वेलोसिटी लेना होगा, हमको दौड़ना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करता है? वो दौड़ता है। जैसे वो दौड़ता है उसके बॉडी में क्या आती है? वेलोसिटी। और उस वेलोसिटी के कारण वो उस जैवलिंग पर क्या लगा देता है? ज्यादा फोर्स। यानी अगर वो खड़े खड़े फेंके तो जितना भी दूर जा रहा है, अगर वही दौड़ कर आकर फेंकेगा तो उसका स्पीड और ज्यादा होगा, यानी उसका फोर्स और ज्यादा होने के कारण उसका जैवलिंग जो होगा वो और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा वो छोड़ो, शोएब अख्तर को देख लो, ब्रेट ली को देख लो, ये सब कुछ फास्ट बॉलर्स हैं, है ना, ये सब फास्ट बॉलर्स हैं। ये लोग भी अपने समय पे मोमेंटम पढ़ रखे हैं। ये लोग जानते हैं कि किसी का सर तोड़ना है या विकेट तोड़ना है, दो चीज अगर करना है, चाहे सर फोड़ो चाहे विकेट तोड़ो, मतलब विकेट आउट कर दो, तो उसके लिए हमको चाहिए ज्यादा फोर्स। क्या चाहिए? ज्यादा फोर्स। अब उस ज्यादा फोर्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रनअप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? रनअप। इसलिए ध्यान देना, कभी तुम लोग देखना जो बॉलर बॉलिंग करता है, फास्ट बॉलर स्पेशली मैं बोल रहा हूं, ठीक है, जो फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है तो पहले क्या करता है? पिच के थोड़ा पीछे चला जाता है, कुछ पीछे चल जाता है, जितना दूर से वो आ सकता है। वो उतना पीछे क्यों जाता है? वो पीछे इसलिए जाता है कि उसको क्या मिल जाए? मोमेंटम। क्या मिल जाए? मोमेंटम। मोमेंटम के कारण क्या होगा? उसके पास मास, वो बॉल कुछ मास का है, कॉर्केट बॉल होता है, भारी होता है बाबू, ठीक है, तो वो होता है मोमेंटम, यानी ये होता है मास, और वो दौड़ता है तो ये दोनों मिल करके उसको क्या मिल जाता है? मोमेंटम, जिसके कारण वो उस बॉल पर क्या लगा पाता है? बहुत ज्यादा फोर्स। मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रहा है? तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम कोई विशेष चीज नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। बात समझ में आ रहा है? अब वो आगे में किस तरीके से फोर्स और वेलोसिटी आगे काम करता है, पहले हम तुम लोग को मोमेंटम बता दिए। मोमेंटम से ही सेकंड लॉ ऑफ मोशन जुड़ा हुआ है, मोमेंटम से ही फोर्स लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जुड़ा हुआ है। पहले हमको ये बताओ कि मोमेंटम तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, है ना। मोमेंटम कोई नया चीज नहीं है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मास को और वेलोसिटी को जोड़ दो, है ना, तो उसका मोमेंटम हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, बात समझने वाली क्या है
कि मान लो कि एक हाथी दौड़ रहा है ना, एक हाथी है, ठीक है, अगर कोई एलिफेंट है, ठीक है, वो दौड़ रहा है, ध्यान से समझना, दौड़ रहा है मान लो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, है ना, और उसका मास है 100 kg। बात समझ में आ रहा है? जो हाथी है, ठीक है, वो दौड़ रहा है कितना से 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और उसका मास कितना है 100 kg का, ठीक है। एक बंदर की बात करते हैं, है ना, अगर मोंकी की बात करते हैं तो वो क्या, वो दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन क्या उसका मास 100 kg होगा? चलो उसका मास ले लेते हैं 20 kg, 20 kg तो हो ही सकता है ना। इस दोनों केस में ध्यान देना, दोनों में मोमेंटम सेम, सॉरी वेलोसिटी सेम है, लेकिन मास वेरी कर रहा है, मास चेंज है। तो देखते हैं मोमेंटम क्या आता है। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास है 100 इंटू वेलोसिटी है 2, तो इसका वेलोसिटी कितना आ गया, सॉरी मोमेंटम कितना आ गया 200। समझ में आ रहा है क्या आ गया, 200 kg/मीटर। बात समझ में आया, kg/मीटर। अच्छा, अगर उस बंदर का देखें तो क्या होगा, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास है 20, वेलोसिटी है 2, कितना आ गया 40 kg/मीटर। वेलोसिटी तो दोनों का सेम था, लेकिन क्या दोनों का मोमेंटम सेम हुआ? नहीं। किसके कारण वेरी हो गया? मास के कारण। अच्छा चलो नेक्स्ट केस लेते हैं, नेक्स्ट केस, ये वाला बात समझ में आया ना, ठीक है, मैं ये वाला मिटा देता हूं अब, ये अच्छा ये मिटा देता हूं, अभी एग्जांपल में ऊपर देखते हैं, फिर से वही एलिफेंट की बात करते हैं, नहीं इस बार हम लोग दो अलग लेते हैं जिसका मास दोनों सेम होगा, ठीक है, ध्यान देना। मान लो कि एक बैट लेते हैं, नहीं बैट, अच्छा चलो बैट ही, बैट है, बैट का अगर केजी लेते हैं, मान लो सपोज दैट 10 kg का है वो बैट, ठीक है, 10 kg का वो बैट है ना, और 10 kg का बैट है, लेकिन फेंका गया उसको किससे, फेंका गया मान लो उसको 5 मीटर/सेकंड से, है ना, लड़ाई हो गया आपस में, चला के मार दिया, कोई बैट ही चला के मार रहा है, समझ में आया, उसकी कोई स्पीड होगी, ठीक है, और कोई क्या किया, बॉल है, और इस बॉल का भी वेट 10 kg का है, मान लो कॉर्केट बॉल है, लेकिन कॉर्केट बॉल भी इतना वेट का नहीं होता है, मान लो सपोज दैट, ठीक है। इस बार कोई क्या किया, इसको चलाकर मार दिया, इसकी वेलोसिटी, इसको चला के मार दिया 2 मीटर/सेकंड। इस केस में देखो, इस केस में मैंने क्या किया था, इस केस में मैंने वेलोसिटी सेम किया था, मास डिफरेंट था, है ना, तो मास डिफरेंट होने के कारण क्या हुआ कि वेलोसिटी भी डिफरेंट आया, है ना, बात समझो, सॉरी मोमेंटम दोनों का डिफरेंट आया। यहां पर देखो दोनों का मास सेम है, दोनों का इस बार क्या है, मास सेम है, वेलोसिटी अलग है। अब देखते हैं कि दोनों का मोमेंटम कैसा आ रहा है। तो इसका मोमेंटम अगर देखते हैं, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो मास हो गया 10 और मोमेंटम उसका कितना आ गया 50 kg/मीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो बॉल का देखते हैं, तो बॉल का मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास है 10 और वेलोसिटी है 2 यानी 20 kg/मीटर। तो क्या पता चला, पता ये चला कि जो मोमेंटम यहां पर, मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा था, मोमेंटम यहां डिपेंड कर रहा था मास पे, कि जिसका मास ज्यादा हम भी वही, लेकिन यहां पर मोमेंटम किस पे डिपेंड करने लग गया, उसके वेलोसिटी पर, जिसका वेलोसिटी ज्यादा मैं उसका, तो अल्टीमेटली हम लोग को यह पता चला कि जो मोमेंटम है वो दोनों पे डिपेंड करता है, वो दोनों पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ रहा है, दोनों पे डिपेंड करता है। जैसे और एग्जांपल से समझो कि अगर मेरे पास वेलोसिटी यहां 0 हो जाता, वेलोसिटी अगर यहां 0 हो जाता, तो मेरा मोमेंटम भी क्या हो जाता, 0। बात समझ में आ रहा है, अगर यहां पर मेरा मास 0 हो जाता, वैसे हो तो नहीं सकता, मान लो सपोज दैट, ठीक है, तो इस केस में भी क्या होता, वेलोसिटी जो मेरा मोमेंटम होता वो 0 हो जाता। तो अल्टीमेटली यही बात बताया गया कि जो मोमेंटम होता है वो मास पे भी डिपेंड करता है और वो वेलोसिटी पे, यानी ये दोनों पे डिपेंड करता है।
समझ में आया? यानी एक बच्चा, उसको मां भी चाहिए, उसको पिताजी भी, दोनों का रोल है उसके लिए। मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहां पर कहने का मतलब यही हुआ कि जो मोमेंटम होता है वो मास एज वेल एज वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। मोमेंटम का एसआई यूनिट मैंने बता दिया, मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है आपका? केजी मीटर पर सेकेंड। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो ये लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया कि नहीं? जल्दी से ऑब्जर्व करो, वो आगे बताएंगे जब सेकंड पढ़ा देंगे तब। अल्टीमेटली ये बताओ कि मोमेंटम समझ में आया कि नहीं? 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जो लिखना चाहता है लिख सकता है, और जो नहीं वो समझे फिर। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, ध्यान देना, है ना? मास को M से, वेलोसिटी को V से। तो यहाँ पे जीरो केजी मीटर पर सेकंड आया और मोमेंटम आया। हाँ, फिर वहां पर यूनिट क्या है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वी फॉर वेलोसिटी है, वो कोई भी हो। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, वहां पर। हाँ बोलिए। हाँ, मिटा दें? सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके देखिए, मोमेंटम का बन रहा है या नहीं बन रहा है। हाँ अभी हम दे रहे हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन। Calculate the momentum. Calculate the momentum of a bullet of mass 25 gram when it is fired from a gun fired from a gun with a velocity of 100 meter per second. 100 मीटर पर सेकेंड। चलिए बनाइए। चलिए देखिए कैसे बनता है ये क्वेश्चन। अब अगर ध्यान से देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है 25 ग्राम,
है ना, बुलेट जो है वो 25 ग्राम का है, तो ग्राम है इसका मतलब क्या हो गया, वो मास होगा। ठीक है, और उसको फायर किया गया है कितने वेलोसिटी से, 100 मीटर पर सेकेंड से, तो ये हमारे वेलोसिटी हो गया। साफ साफ बोला है हम लोग को मोमेंटम निकालना है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन मेरे पास कुछ तेज बच्चे हैं, है ना, वो क्या करेंगे, 25 को लिख देंगे यहां और 100 को लिख देंगे यहां, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और बोलेंगे कि मेरा आ गया आंसर। लेकिन उनको पता नहीं है कि मैं बार बार बताया हूं कि मास यहां पर ग्राम में दिया हुआ है, उसका यूनिट होता है केजी, तो इसको पहले केजी में कन्वर्ट करना होगा, जो इसका यूनिट है उसमें कन्वर्ट करना होगा। अच्छा, और भी तेज बच्चे हैं, उनको ये नहीं पता है कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है। मैं पूछने वाला नहीं हूं, बस समझ लो, अपने आप को देख लो। तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। अब और बात समझो, क्या बात समझने वाला है, बात ये समझने वाला है, कभी भी याद रखना कि बड़ा से अगर छोटे के पास जाना होता है, केजी से अगर ग्राम के पास जाना है, बड़े से छोटे के पास जाना है, तो इंटू किया जाता है 1000 से। सिमिलरली अगर हमको छोटे से बड़े के पास जाना है, तो हम लोग को डिवाइड करना होता है 1000 से। तो हमारे पास क्या है, ग्राम, हमारे पास क्या है, ग्राम, हमको निकालना क्या है, केजी, यानी छोटा से कहां जाना है, बड़ा, तो छोटे से बड़े जाने के लिए इंटू करते हैं कि डिवाइड करते हैं, डिवाइड। ये देखो, छोटा छोटा से जा रहे हैं बड़े के पास, तो छोटा से बड़े जाने के लिए करते हैं डिवाइड, तो कितने से डिवाइड करेंगे, 1000 से, तो चलो कर देते हैं 1000 से डिवाइड, तो यहां हो गया 25, यहां हो गया 1000, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्या, 0.025 केजी, है ना, यूनिट आ गया अब हमारे पास। अब हम लोग आराम से मोमेंटम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना लेंगे, ये केजी वाला लेंगे, ग्राम वाला कभी नहीं लेंगे, है ना, केजी वाला लेंगे। तो केजी वाला कितना है यहाँ, 0.025 इंटू वेलोसिटी कितना है, 100, है ना। अब या तो डायरेक्ट इंटू कर लो, अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लो, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 30 आएगा ना। अच्छा, 20 से 20 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 25/10, यही तो बचा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है ना। अब 25/10, या तो ये लिखो, या तो आंसर क्या हो जाएगा, 2.5, लेकिन क्या, केजी मीटर पर सेकेंड, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2.5 केजी मीटर पर सेकेंड। कितने लोगों का ये आंसर आया था, समझ में आया, इसलिए डायरेक्ट कन्वर्ट वाला मैं दे दिया था पहले। हमेशा याद रखना, मास जो होता है उसको केजी में रखना होता है, और जो वेलोसिटी होगा उसको मीटर पर सेकंड में रखना होगा। बात समझ में आ रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए, a car having a mass of a car having a mass of a car having a mass of 2000 gram
A car having a mass of 2000 gram is moving with a velocity of 0.5 meter per second. 0.5 meter per second. Moving with a velocity of 0.5 meter per second. What will be its momentum? What will be its momentum? वेलोसिटी के बाद 0.5 मीटर पर सेकेंड. व्हाट विल बी इट्स मोमेंटम? चलिए निकालिए. चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनता है. देखिए उस कार का मास बोला गया था कितना है 2000 ग्राम, है ना. 2000 ग्राम इतना कम तो होता नहीं है लेकिन समझ लेना. और वेलोसिटी कैसे दिया गया है? वेलोसिटी दिया गया है 0.5 मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड रहेगा समझ लेना वेलोसिटी है. ग्राम दिया हुआ है समझ लेना मास है. तो वेलोसिटी तो सही यूनिट दिया हुआ है लेकिन मास का सही नहीं दिया हुआ है. तो फिर वहीं पर देखो ये ग्राम है, हमको किसमें कन्वर्ट करना होगा इसको? केजी में. यानी छोटा से कहां जाना होगा? बड़ा. तो क्या करना होगा? इंटू या डिवाइड कितना से? 1000 से. तो ये हमारे पास ग्राम दिया हुआ था, इसको 1000 से क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए. तो बहुत इजी हो गया 2 kg. अब तो ये निकालना बहुत इजी था, है ना. क्या करना था? मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. मास था 2 और वेलोसिटी था 5. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है. बस इन दोनों को इंटू कर देते, आंसर आ जाता. क्या आ जाता आंसर? 1 kg मीटर पर सेकेंड. यही इसका मोमेंटम था. बहुत प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को. तुम लोग प्रैक्टिस बहुत कम करते हो. तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, है ना. अगर हमको वेलोसिटी निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तब बन जाएगा मोमेंटम बाय मास. ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला. क्योंकि देखो दोनों इंटू हो रहा है, जब ये मास उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड. अच्छा अगर हमको मास निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? मोमेंटम बाय वेलोसिटी, है ना. अगर हमको मास निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो v मल्टीप्लाई हो रहा है उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग को ग्रुप में भेजूंगा. समझ में आया? और इसको प्रैक्टिस करोगे. समझ में आ गया? मैं जितने भी क्वेश्चन भेजता हूं प्रैक्टिस करो या मत करो, फायदा तुम्हारा घाटा तुम्हारा. लेकिन अगर कॉपी में प्रैक्टिस होगा और डाउट होगा तभी मैं सॉल्व करूंगा. अगर कॉपी में आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कोरा कागज है, तो फिर कोरा कागज ही रहने दो, कहो उस कागज को. ठीक है, इस ध्यान को याद रखना. अब आगे हम लोग देखते हैं. कोरा मतलब एकदम सादा, प्लेन, एकदम नया, है ना. अब ध्यान देना. अब हम लोग क्या देखो, स्टार्टिंग में क्या मैं बोला था कि सेकंड लॉ ऑफ, हम लोग पढ़ रहे थे लॉ ऑफ मोशन, लेकिन लॉ ऑफ मोशन के लिए हम लोग क्या पढ़ना पड़ा? मोमेंटम. बताओ मोमेंटम किसको समझ में नहीं आया अभी तक? सबको समझ में आ गया? मतलब मोमेंटम एग्जाम में पूछता है कि वो कौन से दो फैक्टर हैं जिसपे मोमेंटम अफेक्ट होता है. तो एक होगा मास और एक होगा वेलोसिटी. बात समझ में आया? अच्छा मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना कि ये हो गया. ये P का मतलब क्या होता है? मोमेंटम. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, है ना. लेकिन ये ध्यान देना वेलोसिटी तो दो तरह का होता है, एक होता है इनिशियल, एक होता है फाइनल, है ना. तो जनरली वेलोसिटी को हम लोग V से भी नोट करते हैं, है ना. लेकिन हम लोग मोमेंटम को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मास इंटू वेलोसिटी,
है ना। जब प्रिसाइज होकर बोलेंगे, प्रिसाइज होकर, तब बोल सकते हैं मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। प्रिसाइज होकर, जबरदस्ती तो अच्छे से बोले तो यहां पे क्या बोल सकते हैं, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं ना। लेकिन दोनों तो क्या है, वेलोसिटी ही है। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा ध्यान देना, अब हम लोग क्या पढ़े एक बार, चेंज इन वेलोसिटी हम लोग ये पढ़े। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलता है, कभी भी याद रखना, चेंज मतलब बदलाव। क्या बदलाव आया, तो बदलाव हम लोग कैसे पता करते हैं, बदलाव पता करने के लिए हमको करना पड़ता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। इसको और थोड़ा अच्छे से लिखें तो क्या बोल सकते हैं, v माइनस यू, इसी को बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी जो है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग v माइनस यू लिख सकते हैं। चेंज का मतलब क्या हो, बदलाव, है ना। क्या चेंजेस आया, क्या बदलाव आया, पहले हम कहां थे, बाद में हम कहां पहुंच गए, तब हम लोग देखते हैं कि अच्छा इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारा चेंज इन वेलोसिटी क्या है। सिमिलरली अगर मेरे से कोई पूछेगा, ध्यान देना, कोई पूछेगा मेरे से चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम, तो ध्यान देना चेंज इन मोमेंटम तो क्या होगा, मेरे पास ध्यान देना, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना मोमेंटम, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम बोला गया है ना। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम ये हो सकता है ना mv माइनस mu। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला mu और mv यही होता है ना। तो मैंने क्या किया, पहले लिखा है mv और फिर क्या लिखा है mu, ठीक है, क्योंकि दोनों में मास तो सेम ही रहेगा। तो ध्यान देना चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv माइनस mu। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे यहां पर हम लोग किए थे ना, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां भी देखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो हुआ है, लेकिन मोमेंटम में क्या आता है, जो m होता है, जो मास होता है, वो वेलोसिटी के साथ आ जाता है ना। तो हम लोग इसको और प्रिसाइज होकर के बोले तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि फाइनल मोमेंटम माइनस, बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mv माइनस mu। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब एक और बात, क्या, अब एक और बात ध्यान देना, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो इसमें क्या चीज मैंने जोड़ दिया, रेट। तो पहले चेंज इन मोमेंटम को लिख लेते हैं, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है mv माइनस mu। अब यहां पर रेट वाला वर्ड है, ठीक है, रेट। अब ये मैथ वाला रेट नहीं है कि गए दुकान में अंकल इसका क्या रेट है, 2 रुपए के 5 रुपया, रेट क्या है। कभी भी याद रखना फिजिक्स में रेट का मतलब टाइम होता है, हमेशा याद रखना, फिजिक्स में रेट का मतलब टाइम होता है। समझ में आ रहा है, रेट का मतलब क्या होता है, टाइम होता है। तो इसका मतलब क्या है, और टाइम जब होता है हमेशा डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, डिवाइडेड बाई टाइम, ये टी हो गया। तो ध्यान देना चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v माइनस यू, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग मोमेंटम पढ़े थे, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी। लेकिन चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए बाद का मोमेंटम को पहले वाले मोमेंटम से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, इसलिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर दिया गया। लेकिन जब अगर पूछेगा कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, है ना, क्या दर में चेंजेस आया समय के आधार पर, है ना, समय के आधार पर कितना चेंजेस आया, तो कभी भी रेट आ गया ना तो समझ लो नीचे क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है, समय के साथ जो चेंजेस आया, ये देखो ये क्या था, मोमेंटम में बदलाव, और ये क्या है, मोमेंटम में बदलाव समय के आधार पर। समझ में आ रहा है,
मोमेंटम में बदलाव समय के आधार पर, इसलिए यहां पर समय को डिवाइड कर दिए। अब इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको समझ में आ रहा है ना? अच्छा थोड़ा सा देखो, इसको देखना है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ध्यान देना, ठीक है। अब इसी को तुम लोग ध्यान से देखना, क्या मैं इन दोनों में से m को कॉमन ले सकता हूं? v माइनस यू बाई टी, है ना। अच्छा मैं क्या करता हूं कि ये t इसी को दे देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू, यहां पर इंटू ही है, तो क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, यही होगा ना। और हम लोग को याद आ रहा है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो ये तो होता है v माइनस यू बाई टी, यही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, मास का मास लिखेंगे, है ना, इनटू का इनटू लिखेंगे, है ना, और इसके जगह पर क्या लिख देंगे हम, ए लिख देंगे। ये देखो इसके जगह पर, पूरे इसके जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है? इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए क्या है, ए है v माइनस यू बाई टी। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, इसके जगह पर हम लोग लिख दिए ए। तो ये हो गया मास और ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला m इंटू ए भी हो सकता है, साथ ही साथ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्म, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इसको हम लोग फोर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फोर्स बोल सकते हैं। तो हम लोग को लास्ट में क्या पता चल गया कि F इक्वल टू एम ए, यानी फादर इक्वल टू माँ, यानी फादर हमेशा इसके बराबर होते हैं, माँ के बराबर होते हैं हमारे लिए, है ना। लेकिन फिजिक्स में फादर को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स, और माँ को बोलेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। अब क्यों माँ को हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन बोलते हैं, क्योंकि मम्मी के पास होता है कलछुल जो कि मास है और वो चला के मार देती है, तो इसलिए होगी एक्सेलरेशन। समझ में आया? मास भी तो तीसरे हमने साइन से डिवाइडेड है। मास मास भी तो साइन से डिवाइडेड है। इससे तुम लोग अलग निकाल दिए ना, इससे तो उसको अलग निकाल दिए, समझ में आ रहा है? कॉमन लेकर उसको अलग कर दिए, इसलिए उसके जगह पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ए। तो हमेशा याद रखना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही बात बता रहा है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू m इंटू ए, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यही है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे क्या पता चला, इससे हम लोगों को कुछ सिनेरियो पता चला। यहां पर देखो, इससे ये पता चला कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास से। अभी हम लोग देखे थे मोमेंटम, मोमेंटम में देखे थे, यही वाला हम चीज लिखे थे, और तुम बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि इसमें बताएंगे, यही वाला चीज है कि अगर मास ज्यादा होगा किसी ऑब्जेक्ट का तो उसका फोर्स भी ज्यादा होगा। उसी तरह जो फोर्स है वो मास के साथ रिलेशन है, उसी तरह फोर्स का एक्सेलरेशन के साथ भी रिलेशन है। एक्सेलरेशन कैसे आता है, एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी से ही आता है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स इज ए, है ना, यानी अगर किसी का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो उसका फोर्स भी ज्यादा होगा। जैसे बुलेट का देखिए, अगर बुलेट को बहुत तेजी से अगर भेजा जाए, फेंका जाए, तो वो किसी का जान ले सकता है, क्योंकि उसके पास फोर्स बहुत ज्यादा आ जाता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अल्टीमेटली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही है हमारा, यही है हमारा, ठीक है। और इसी से न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अभी मैं बताऊंगा कि इस तरीके से काम आ रहा है। अब देखो मैं इसका स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है, वैसे सेकंड लॉ ऑफ मोशन का देखो स्टेटमेंट यही बताता है। क्या बोलता है, देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द रेट ऑफ चेंज of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force in the directional of force। कहने का मतलब यही है, कहने का मतलब ये है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो अगर फोर्स लगाता है, लेकिन कब लगेगा, जब अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तभी वो ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। सिंपल सी बात है। अनबैलेंस्ड फोर्स क्यों, ध्यान देना, मैं वही बात बोला कि अगर मान लो कि मेरे पास ये लैंड है, यहां पर मेरे पास क्या है, एक
एक बॉक्स है, अगर यहां से भी कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, यहां भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? बैलेंस है कि अनबैलेंस है? बैलेंस है। लेकिन अगर कर दूं 20, तब ये अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस होगा तभी तो ये मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तभी तो इसमें चेंजेस आएगा, और चेंजेस आएगा किसमें? उसके वेलोसिटी में, और वेलोसिटी में अगर चेंजेस आ गया तो उसका क्या हो गया? एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रहा है? तो कोई भी एक्सेलरेशन कब आता है? एक्सेलरेशन तब आता है जब अनबैलेंस फोर्स हो। जैसे अभी हम खड़े हैं, अभी सिर्फ खड़े हैं, मूव नहीं हो रहे हैं, तो क्या हम बैलेंस है कि अनबैलेंस है? बैलेंस है। बैलेंस है तभी तो मेरे पास एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं है, कोई स्पीड नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां से धक्का लगाऊं अपने आप को और मूव कर जाऊं, तब मैं क्या हो गया? अनबैलेंस। ये वाला लोग जीत रहा है तभी तो मैं इधर जा रहा हूं ना, है ना? तो अनबैलेंस हो गया। तो अनबैलेंस होगा तभी क्या आएगा? एक्सेलरेशन आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया? इसी को डेरिवेशन बोलते हैं, है ना? मैथमेटिकल डेरिवेशन जो तुम लोग को आया हुआ था, समझ में आया? यही था वो। नहीं, वो आएगा ना लिखने वाला, तो मैं बुक को ही प्रीफर करवाऊंगा। ये तो मैं शॉर्ट में समझाने के लिए बताया, तुम लोग बुक वाला ही लिखना, ये पूरा पाठ लिखना है, क्योंकि मैंने गिवन कुछ नहीं लिखा है, ठीक है? मैं पहले ही बता दूं, मैं तो समझाने के लिए बताया हूं। बस तुम लोग को क्या करना है? गिवन लिखना है। बात समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट सारा चीज यही है, लेकिन थोड़ा देख लेना बुक का, है ना? चाहे एसचंद हो या कोई भी रेफरेंस बुक हो, है ना? या फिर एनसीईआरटी में देख लेना और उसी को फॉलो करना, है ना? साफ सुथरा, अच्छा और थोड़ा बड़ा रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ रहा है ना? यानी तो अभी तक आज के क्लास में बेसिकली हम लोग दो फॉर्मूला पढ़े। हाँ बोलिए। के फॉर कांस्टेंट है। देखो कभी भी ना, ये देखो ध्यान देना कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इससे। यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है ना? जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, है ना? देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर अगर हम इक्वल टू का साइन लेकर आते हैं ना, तो इसके साथ एक और वैल्यू आ जाता है जिसको बोलते हैं के। और के कुछ विशेष नहीं होता, वो होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लिख दूं ए, या चलो मैं लिख देता हूं एक्स, एक्स लिख दिया, ये तो वेरिएबल है ना? लेकिन ये बेचारा अकेले नहीं रह सकता, इसको डर लगता है, इसलिए इसको चाहिए सहारा। अब हो गए कंप्लीट। बात समझ में आया? अब इसका रहना या नहीं रहना बात बराबर है, लेकिन ये रखना चाहता है अपने पास, तो वही चीज यहां पर भी आ जाता है। बात समझ में आ रहा है? जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर इक्वलिटी लेकर आते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनल से कभी इक्वेशन नहीं बनता, प्रोपोर्शनल से, है ना? प्रोपोर्शनल से कभी इक्वेशन नहीं बनता, तो उसको अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन मतलब इक्वल टू, है ना? कि LHS इक्वल टू RHS, तो जब भी हम इक्वल टू का साइन लाना चाहते हैं तो उसके साथ एक नया चीज आ जाता है ना? के यहां पर क्या है? कांस्टेंट। और अगर ये के का वैल्यू अगर 1 मान लूं, तो अगर 1 मान लूं तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो इटसेल्फ ही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया ना? तो यहां पर यही चीज है, इसलिए बोल रहा हूं बुक को प्रीफर करना, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो अल्टीमेटली अगर देखोगे तो हम लोग आज के क्लास में सिर्फ दो फॉर्मूला समझे, है ना? दो फॉर्मूला समझे। दो समझे, क्या समझे? एक समझे मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और एक समझे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रहा है? इसलिए ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। अब ध्यान देना, मैं इसी चीज को थोड़ा सा बताता हूं। मान लो यहां पर दो पर्सन है, ठीक है? दोनों ग्राउंड पर क्या कर रहा है? बॉल को कैच कर रहा है, ठीक है? बॉल को आया कोई यहां, तो बॉल उसका हाथ पे आया और यहां पर लाकर वो रोक दिया, ठीक है? सेकंड सिनेरियो में क्या किया? कोई यहीं पर हाथ ला करके रोका बॉल, दोनों जगह, ठीक है? मेरी बात को समझना। तुम लोग क्या ऑब्जर्व कियोगे? तुम लोग ऑब्जर्व ये कियोगे तो जो नॉर्मल जो फील्डर्स होते हैं, वो क्या होता है? जब बॉल आता है ना तो वही पकड़ते नहीं है, वो पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। देखना जो विकेट कीपर होता है ना? तुम लोग देखो वो धोनी को जनरली वो बॉल पकड़ने के बाद में ऐसे कर देता है,
या ऐसे कर देता है, तो वो स्टाइल ही कर रहा है, वो स्टाइल नहीं है, वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ के आया हुआ है, वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ के आया हुआ है। इसलिए वो क्या करता है, बॉल पकड़ने के बाद हाथ को पीछे की ओर खींचता है। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है, सर क्यों पीछे खींचा? वो तो वही पकड़ सकता था। लेकिन ध्यान देना, तुम लोग ऑब्जर्व करना, जनरली जिसको खेलने नहीं आता, उसको बॉल कैच करने बोलो, ऐसे पकड़ेगा, है ना। अब आएगा बॉल, आएगा मजे का, लेकिन वहीं से तुरंत निकल भी जाता है। लेकिन कोई क्या करता है कि बॉल को पकड़ने के बाद पीछे की ओर खींचता है, उसी की वेलोसिटी के साथ पीछे खींचता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर का फिजिक्स क्या है वो समझो, इसके अंदर का फिजिक्स समझो। क्या है कि जब बॉल यहां पर आया, ठीक है, तो एक पर्सन क्या किया कि बॉल का पहला कैच का हाथ जो था ना वो यहां था, लेकिन फिर उसको खींच करके पीछे लाकर यहां रोका, ठीक है। तो यहां पर लेकर आया, तो इस समय उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं, सपोज दैट कि इनिशियल वेलोसिटी उसके 10 मीटर पर सेकंड, कितना है 10 मीटर पर सेकंड। मतलब जब पहला बार उस बॉल का कांटेक्ट उसके हाथ पे आया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेगा, वो बीचे ला लाके एक समय ऐसा लगेगा कि बॉल को रोक देगा पूरी तरीके से। मेरी बात समझ रहे हो, ध्यान से समझना। बॉल आया, है ना, बॉल आया, तो जब जैसी बॉल इसके हाथ पर टकराया, तो उस समय बॉल की स्पीड कितनी थी, वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गया। और फिर वो उसको खींच के पीछे लेकर आया, यहां लाकर उस बॉल को रोक दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकंड। तो अब ये सोचो कि यहां से यहां लाने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा। अच्छा, ऐसा सपोज मान लेते हैं, सपोज दैट कि उसको यहां से यहां लाने में मान लो कि 5 सेकंड लगा, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं, ऐसा सपोज कर लेते हैं कि कितना सेकंड लगा, 5 सेकंड लगा। सिमिलरली यहां पर जब बॉल आया, है ना, बॉल आया, तो ऐसे ही मान लेते हैं कि बॉल आया, तो उस समय उसके पास इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर था, और वहीं पर वो बॉल को रोक दिया, यहीं पर रोक दिया, तो इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई। लेकिन टाइम क्या होगी, तो यही रोक दिया ना, तो क्या टाइम लगेगा, टाइम बहुत कम लगेगा। तो टाइम मान लो, कैसे मान लेते हैं कि इस केस में टाइम 2 सेकंड लगा, क्योंकि बहुत जल्दी रोक दिया, वहीं पर रोक दिया। देखो, इसको बॉल को रोकने में थोड़ा टाइम लगा। देखो, ध्यान देना मेरी बात को, यहां पर कैच किया, वो असली में यहां कैच किया था, पहला वाला केस समझो। यहां वो कैच किया, जो कि कितना स्पीड था, आ रहा था 10, और फिर वो खींच करके जब उसका स्पीड को 0 लाया, तब तक वो कितना सेकंड लगा दिया, 5 सेकंड लगा दिया। लेकिन सेकंड वाला जो केस वाला है, वो क्या किया कि वहीं पर उसको अपने हाथ को हिलाया नहीं, वहीं पर वो रोका, तो सिंपल सी बात है, बॉल तो आया था इतनी स्पीड पे, और अगर उसको रोकना होगा तो अब क्या करना होगा, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा उसका फाइनल वेलोसिटी, और टाइम बहुत कम हो जाएगा उसका, है ना। या तो एक ही सेकंड में रोक दिया, ऐसा मान लो, है ना। अब देखो दोनों केस में हुआ क्या, दोनों केस में अगर मैं क्या करूं, दोनों केस में ध्यान रहा, इस दोनों केस में अगर मैं फोर्स निकालूं, ठीक है, दोनों केस में मैं फोर्स निकाल रहा हूं, ठीक है। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स निकालने का फॉर्मूला भाई m इंटू ए, है ना, क्या होगा m इंटू ए। तो हमको मास पता नहीं है ना, मास नहीं पता है ना, तो अगर हम इसका सिर्फ एक्सेलरेशन ही पता कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन, बॉल का मास जितना भी होगा देख लेंगे, कि जितना भी होगा उसके बाद देख लेंगे, फिर सिर्फ एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है, 0 माइनस 10 बाई 5, तो आंसर क्या हो गया, माइनस 10 बाई 5, यानी -2 न्यूटन। एक तरह से बोल सकते हैं कि अगर मास 1 केजी होगा, तो मान लो कि एक्सेलरेशन ही लगाया, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। चलो इसको देखते हैं, है ना, इसका देखते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू बाई टी, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 10, क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, यानी -10 बाई 2 कितना हो गया, -5 मीटर पर सेकंड। लेकिन अभी हम लोग को फोर्स निकालना है, तो चलो मान लेते हैं कि ये बॉल 1 केजी का है, सपोज दैट 1 केजी का है, तो यहां पर फोर्स कितना लगेगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अभी हम लोग पढ़े ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो हम लोगों ने क्या माना है कि बॉल का जो मास होगा वो 1 केजी होगा, तो 1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, -5, तो इसका मतलब -5 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा। कितना न्यूटन का फोर्स लगाना होगा, माइनस, क्योंकि अपोजिट में लगाना होगा ना, वो तो बॉल इधर आ रहा है, हमको फोर्स इधर से लगाना पड़ेगा, तब तो बॉल रुकेगा, इसलिए यहां माइनस में आ रहा है आंसर, ठीक है। अच्छा, इसका फोर्स देखते हैं, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 1 इंटू -2, यानी कितना लगाना होगा इसको, -2। किससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि अगर हम कैच लेने के बाद बॉल को थोड़ा पीछे की ओर ले जाएं, तो हमको ताकत कम लगाना पड़ रहा है, हमको चोट कम लग रहा है।
लेकिन अगर हम वहीं पर बॉल को पकड़ने की कोशिश करें तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉल को रोकने के लिए। समझ में आ रहा है? इसलिए क्या होता है, कोई वहीं रोकने की कोशिश करता है तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, बॉल आके छलक जाता है ना? समझ आ रहा है? छलक जाता है। और अगर वो पकड़ के पीछे ले आएगा तो उसका क्या होगा, फोर्स कम हो जाने के कारण वो आराम से बॉल को पकड़ लेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा तुम लोग हाई जंप देखे हो? हाई जंप, तो हाई जंप पे देखना, जो इंसान दौड़ता है पहले तो वो मोमेंटम लेता है अपने आप को ताकि वो उतना उछल सके, हाई ले सके। लेकिन तो तभी तुम लोग को ऑब्जर्व करना कि हाई जंप करने वाला उस साइड जो उसका होता है ना, वहां कुशन लगा दिया जाता है। क्यों लगाया जाता है? चोट ना लगे, क्योंकि अगर वो इतनी ऊपर से गिर रहा है, अगर वहां एक मान लो कि एक सरफेस रख दें तो उसका कमर ही टूट जाएगा। लेकिन वहां पर क्या रख दिया जाता है, वहां रख दिया जाता है कुशन। कुशन पे क्या होता है, जैसे मान लो ये कुशन होता है, ठीक है, तो जैसे कोई पर्सन कूद करके इस पे गिरा तो ये कुशन क्या करता है, उसको नीचे की ओर थोड़ा दब जाता है। वो कुशन क्या हो जाता है, नीचे की ओर दब जाता है। तो नीचे की ओर दबा तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया। जब डिस्टेंस ज्यादा हो गया, यही बात सुनते, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, जब डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो फोर्स ज्यादा लगेगा कम लगेगा? तो इसके पीठ में जो फोर्स लगेगा किसका, उस कुशन का, वो ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कम लगेगा, इसलिए इसको ज्यादा चोट नहीं लगता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आया? अगर ये पूरा फ्लैट सरफेस होता तो जितने तेजी से गिर रहा है उतने तेजी से उसको कमर में लगेगा और वहीं पैंट हो जाएगा बेचारा। बात समझ में आया? तो यहां पर भी क्या आ रहा है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा एक और एग्जांपल देते हैं, तुम लोग देखना, जो कराटे प्लेयर्स होते हैं वो इतने भारी टाइल्स को तोड़ देते हैं, तो उसमें भी वो क्या करते हैं, लॉ ऑफ मोशन को यूज करते हैं। उसमें वो मोमेंटम को नहीं, उसमें मोमेंटम का स्पेशली जो फैक्टर है क्या, वेलोसिटी, उसको यूज करते हैं। वो एकदम फटाक से मारते हैं, है ना? उनके हाथ का तो मास कम है, लेकिन वो जानते हैं कि इसको तोड़ने के लिए हमको ज्यादा फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, ज्यादा फोर्स। अब ज्यादा फोर्स मैं कहां से लाऊं, मेरे पास तो मास है नहीं, मेरा हाथ हथौड़ा तो नहीं है ना? तो मास तो मेरे यहां पर नहीं है। तो अब मेरे को क्या करना होगा, मेरे को वेलोसिटी ज्यादा नहीं देना होगा। क्या करना होगा, वेलोसिटी ज्यादा देना होगा। इसलिए वो देखना, जो भी टाइल्स तोड़ते हैं ना, बहुत तेजी से मारते हैं। बात समझ आ रहा है? बहुत तेजी से मारते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हाई वेलोसिटी के कारण उनका मोमेंटम हाई हो जाता है और वो जो टाइल्स है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये सब एग्जांपल और सारे सिनेरियो जो थे वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थे। बोलो समझ में आया कि नहीं? यानी मंडे का जो क्लास होगा उसमें हम इसको क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर का। बात समझ में आ रहा है? इसका पूरा न्यूमेरिकल करेंगे, इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट और जो इसका रेस्ट पार्ट होगा वो तुम लोग पढ़कर आना अच्छे से, और किसी भी तरह का डाउट होगा तो पूछ लेना। बात समझ में आ रहा है?